नमस्कार। वेल्डर की लेटेस्ट 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी ये फिफ्थ 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसके अंदर आज हम पावर सोर्स इन वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग के अंदर जो पावर सोर्स हम उपयोग करते हैं, वेल्डिंग के अंदर जो मशीनें हम उपयोग करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जो उपयोग करते हैं, उसके बारे में पूरे 20 क्वेश्चन यानी कि लेटेस्ट 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, वेल्डिंग सेट में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वेल्डिंग की जो मशीनें होती है उनको चलाने के लिए किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऐसी विद्युत धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का, ऑप्शन बी डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट का, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि हम वेल्डिंग के अंदर एसी और डीसी दोनों प्रकार की मशीनें उपयोग करते हैं, दोनों प्रकार के करंट उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग के अंदर हम डीसी जनरेटर उपयोग करते हैं, उसी के बारे में पूछा गया कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के उपयोग करते हैं वेल्डिंग के अंदर। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो डीसी जनरेटर कितने प्रकार के उपयोग करते हैं वेल्डिंग के अंदर, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के। डीसी जनरेटर 2 प्रकार के उपयोग करते हैं वेल्डिंग के अंदर। कौन कौन से किस प्रकार के जनरेटर होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए वेल्डिंग के अंदर हम ये 2 प्रकार के जनरेटर यूज करते हैं। एक है हमारा मोटर जनरेटर सेट, जो कि ऐसी विद्युत की मोटर से घूमता है और उसमें लगे आर्मेचर की सहायता से डीसी पावर जनरेट होता है। और दूसरा जो जनरेटर है वो है इंजन जनरेटर सेट। ये इंजन यानी कि डीजल या पेट्रोल से चलता है और हमें डीसी करंट प्रदान करता है। तो इस प्रकार के 2 जनरेटर सेट हम वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की तुलना में होते हैं। डीसी जनरेटर एसी ट्रांसफार्मर की तुलना में होते हैं। क्या होते हैं, आपके सामने 4 विकल्प हैं। सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं, भारी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी महंगे। डीसी जनरेटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। एसी ट्रांसफार्मर सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग भी थोड़ा आसान है। लेकिन डीसी जनरेटर क्या है, थोड़े जटिल होते हैं और महंगे होते हैं। तो यही इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली इसी तरह से हर दिन लेटेस्ट टॉपिक की लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। और इस लेवल का क्वेश्चन आंसर सीरीज है, कहीं आज तक यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहां विद्युत धारा उपलब्ध नहीं हो वहां पर वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर बार बार आने वाला ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जहां विद्युत धारा उपलब्ध नहीं हो, आगे बात समझ, जहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जंगल में हम पहुंच गए हैं, जंगल में हम कहीं कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ निर्माण कर रहे हैं, वहां पर अगर हमें वेल्डिंग करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम किस प्रकार का सेट उपयोग करेंगे, यही इसमें हमें पूछा गया है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए एसी ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन बी डीसी जनरेटर सेट, ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट या ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। तो बिल्कुल आप समझदार हैं, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। कौन सा आएगा, इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट की विशेषता यह है
कि इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और उसमें फ्यूल डालेंगे, यानी कि उसमें डीजल या पेट्रोल डाल के उसको स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर घूम के डीसी पावर हमें उपलब्ध कराएगा वेल्डिंग के लिए। तो ये होता है इंजन जनरेटर सेट का उपयोग। आगे बात समझ में, अब ये किस प्रकार का दिखाई देता है, किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि ये इंजन जनरेटर सेट है। मैं तो काफी उपयोग कर चुका हूं, आप भी एक बार देख लीजिए कि हमारा इंजन जनरेटर सेट किस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंजन जनरेटर होता है और इसी को मैं काफ़ी यूज़ करता रहता हूं, अभी भी करता हूं, डेली करता हूं। ये इंजन जनरेटर सेट बहुत ही गजब की चीज़ है। देखिए इसमें टायर होते हैं और ये किसी से भी अटैच करके हम ले जा सकते हैं, किसी भी व्हीकल से अटैच करके इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें जो है डीजल फ्यूल के लिए उपयोग करते हैं और इसके अंदर इंजन होता है जो कि फ्यूल से चालू हो जाता है और जो कि आर्मेचर को घुमाता है और डीसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये होता है हमारा इंजन जनरेटर सेट। देखिए ये आपके लिए बहुत ही गजब की क्वेश्चन आंसर सीरीज में रन करा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाता रहूं, मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे आप लोगों से। मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसके द्वारा आर्क वेल्डिंग हेतु करंट की आपूर्ति प्राप्त होती है? निम्न में से किसके द्वारा आर्क वेल्डिंग हेतु करंट की आपूर्ति प्राप्त होती है? यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है, किसके द्वारा हमें करंट मिलता है वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए एसी ट्रांसफार्मर सेट, डीसी जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं, आप उपयोग भी करते हैं कि हम वेल्डिंग के लिए एसी ट्रांसफार्मर भी उपयोग करते हैं, वेल्डिंग के लिए हम डीसी जनरेटर सेट भी उपयोग करते हैं और वेल्डिंग के लिए हम इंजन जनरेटर सेट भी उपयोग करते हैं, जो भी पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रकार के जो इसमें ऑप्शन आए हैं उन सब का उपयोग हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बात समझ में, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टिक वेल्डिंग एवं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, थोड़ा मतलब कि एडवांस वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। बेसिक क्वेश्चन लेकिन एडवांस वेल्डिंग से रिलेटेड है। टिक वेल्डिंग, ठीक है, क्या है? टिक वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हम किस प्रकार का वेल्डिंग मशीन उपयोग करेंगे? ऑप्शन 4 आपके सामने है, एक बार देख लीजिए इनको। मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, डीसी मशीन या एसी ट्रांसफार्मर। कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा बता दीजिए, कौन सा राइट आंसर आएगा? फटाफट 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 बता दीजिए इसके बारे में कि कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डीसी मशीन। आगे बात समझ में, क्या आएगा? डीसी मशीन। टिक वेल्डिंग एवं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए हम डीसी मशीन का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस जनरेटर में मोटर व आर्मेचर एक ही शाफ्ट पर होते हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, पावर सोर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हमारे वेल्डिंग में बहुत ही महत्व रखता है। निम्न में से किस जनरेटर में मोटर और आर्मेचर एक ही शाफ्ट पे होते हैं? देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें मोटर भी लगी होती है, ठीक है, ऐसी मोटर भी लगी हुई है और साथ में उसके उसी शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर भी लगा हुआ है, वह कौन सा जनरेटर कहलाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मोटर जनरेटर। कौन सा आएगा? मोटर जनरेटर। देखिए मैंने बताया था जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटर जनरेटर और एक होता है इंजन जनरेटर। इंजन जनरेटर तो इंजन से घूमता है, उसमें फ्यूल डालते हैं और इंजन से घूमता है, लेकिन जो मोटर जनरेटर होता है वो किससे घूमता है? मोटर से। कौन सी मोटर से? एसी मोटर से, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली मोटर से घूमता है और आर्मेचर की सहायता से डीसी करंट जनरेट करता है। आगे बात समझ में, इस तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर करने हैं। और आर्मेचर किस प्रकार का होता है ये भी देख लीजिए। देखिए ये होता है आर्मेचर और इसके पीछे ही मोटर जुड़ी होती है। क्या होता है? मोटर जुड़ी होती है जो कि ऐसी मोटर होती है, ठीक है।
ये क्या करती है, इस शाफ्ट को घुमाती है, और शाफ्ट क्या है, शाफ्ट के साथ ये आर्मेचर जुड़ा होता है जो कि डीसी पावर जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए प्रैक्टिकल की, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो कंटिन्यू इस सीरीज के साथ बने रहिए, और अपने कीमती जो सुझाव है वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें हम और किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर और क्या चीज़ें जो है हम इसमें बेहतरीन कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर। देखिए, ये आप ही की सीरीज है, ये आप ही के लिए बनाई गई सीरीज है, इसको कैसे इंप्रूवमेंट करना है वो आप लोग ही बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डीसी जनरेटर सेट में कौन सा भाग घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। बहुत ही गजब का सवाल है और आपको आ भी गया होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, डीसी जनरेटर सेट में कौन सा भाग घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। अभी शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ये डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी पंखा, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी आर्मेचर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आर्मेचर। कौन सा भाग घूमता है, आर्मेचर घूमता है, तब जाके हमारा डीसी पावर जनरेट होता है। और ये आर्मेचर मैंने अभी बताया था आपको कि आर्मेचर किस प्रकार का होता है। ये देख लीजिए, ये आर्मेचर जो है ये मोटर से घूमता है और घूमकर क्या जनरेट करता है, डीसी विद्युत धारा जनरेट करता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सेट एसी या डीसी दोनों प्रकार की करंट सप्लाई कर सकता है। अच्छा, एक मशीन ऐसी भी है जो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट भी हमें सप्लाई कर सकता है, तो डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट भी हमें सप्लाई कर सकता है वेल्डिंग करने के लिए। अभी तो हम ये देख रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और डीसी करंट के लिए इंजन जनरेटर उपयोग करते हैं या मोटर जनरेटर उपयोग करते हैं। लेकिन एक मशीन इस प्रकार की भी आती है जो कि दोनों प्रकार में से कोई सा भी करंट उपलब्ध हमें करवा सकती है वेल्डिंग के लिए। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है नोटिस कर लेना। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी एसी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी डीसी जनरेटर सेट या ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। इसमें से कौन सा मशीन है जो एसी और डीसी दोनों प्रकार के करंट अवेलेबल करा सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट नोटिस कर लेना, रेक्टिफायर सेट एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमें वेल्डिंग करंट के रूप में अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों प्रकार के करंट अवेलेबल करा सकती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वेल्डिंग मशीन में आर्क स्थिर रहती है। किस प्रकार की मशीन में आर्क स्थिर रहती है, ये आपको बताना है। आर्क स्थिर मतलब कि स्टेबल आर्क हमें प्राप्त हो। ऐसी आर्क, देखिए कभी कभी आर्क जो है फड़फड़ाने लगती है, आर्क अपने जो डायरेक्शन है उससे भटक जाती है, तो वेल्डिंग के दौरान ये आर्क कंट्रोल रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो आर्क स्थिर जो है, कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें आर्क हमेशा स्थिर रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एसी ट्रांसफार्मर में। अल्टरनेटिव करंट ट्रांसफार्मर सेट से जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान क्या है कि किसी भी प्रकार का आर्क ब्लो नहीं होता है, आर्क जो है हमेशा स्टेबल हमें प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार का हो सकता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए एयर कूल्ड तथा वाटर कूल्ड, ऑप्शन बी वाटर कूल्ड तथा ऑयल कूल्ड, ऑप्शन सी एयर कूल्ड तथा वाटर कूल्ड और ऑप्शन डी एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। ये तो इसमें से हमारा कौन सा जो है राइट आंसर आएगा। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर को, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को कितने प्रकार से ठंडा किया जाता है। देखो, ठंडा करने का मतलब यह है, वेल्डिंग के दौरान ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं, तो उनको ठंडा करना, उनकी कॉइल को ठंडा करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो ट्रांसफार्मर जल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और कूल करने के तरीकों के बारे में पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर को कितने तरीकों से कूल किया जा सकता है। तो आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, एक बार बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा।
तो आपको बता देता हूं, इसमें हमारा राइट आंसर कोई सा भी नहीं आएगा, कोई सा भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको इन चीजों की पहचान होनी चाहिए, सटीक पहचान होनी चाहिए। देखिए इसमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं है। तो आपको बता देता हूं कि वेल्डिंग के अंदर ट्रांसफार्मर या तो एयर कूल्ड होता है, ठीक है, या फिर वो होता है ऑयल कूल्ड, ठीक है। या तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होगा या ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है वेल्डिंग के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर कोई सा भी जो ऑप्शन है इन दोनों को मैच नहीं करा रहा है, एयर कूल्ड तथा वाटर कूल्ड, ठीक है। वाटर का उपयोग हम कूलिंग करने के लिए नहीं करते हैं। अब इसमें दूसरे में देखते हैं वाटर कूल्ड तथा ऑयल कूल्ड, तो ऑयल का तो उपयोग करते हैं लेकिन वाटर का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा है ऑप्शन एयर कूल्ड तथा वाटर कूल्ड, यानी कि एयर का तो हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन वाटर का भी उपयोग हम नहीं करेंगे। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन डी एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड एंड वाटर कूल्ड, देखिए दोनों का तो हम उपयोग करते हैं लेकिन वाटर का उपयोग नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका राइट नहीं है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए हम ट्रांसफार्मर दो प्रकार के उपयोग करते हैं कूलिंग के आधार पर, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। तो इसमें अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर रही है तो उसको राइट करना है, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं अगर विकल्प आएगा तो उसको आप टिक कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर, फिलिंग द ब्लैंक्स, किसके लिए उपयोग करते हैं बताइए। आपके सामने चार विकल्प है, लोह धातु, अलोह धातु, मिश्र धातु या फिर अधातु। किसके लिए उपयोग करते हैं, किन किन मेटल्स के लिए हम डीसी वेल्डिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अलोह धातु, यानी कि नॉन फेरस। नॉन फेरस मेटल होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एसएस हो गया, इन धातुओं को वेल्ड करने के लिए अधिकतर हम डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही गजब के क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, आपको डेली आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज मिल रही है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कभी हो सकता है आपको इसकी अपडेट मिले या ना मिले। तुरंत इस सीरीज की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लास्ट पे एक बार लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड व बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन कितना होता है। डीसी करंट में पोलरिटी उपयोग की जाती है। डीसी में दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों पोल के ऊपर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग मात्रा में होता है। देखिए एसी करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है, उसमें जो दोनों पोल के ऊपर करंट का जो डिवाइडेशन है वो सेम रहता है, और दोनों पोलों के ऊपर जो हीट बनती है वो सेम बनती है, यानी कि 50% पॉजिटिव पे और 50% ही नेगेटिव पे। लेकिन डीसी में अलग सिस्टम है। डीसी के अंदर दोनों पोल के ऊपर अलग अलग मात्रा में हीट बनती है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के डीसी वेल्डिंग के अंदर जो पोलरिटी हम उपयोग करते हैं उसमें दोनों पोलों पर कितना कितना टेम्परेचर या कितना कितना करंट अवेलेबल होता है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए, नेगेटिव पोल पर 24 एवं पॉजिटिव पोल पर 16 टेम्परेचर। ऑप्शन बी है हमारा पॉजिटिव पोल पर 1/3 एवं नेगेटिव पोल पर 2/3 हीट रहती है, या फिर पॉजिटिव पोल पर 2/3 एवं नेगेटिव पोल पर 1/3 हीट रहती है, या फिर नेगेटिव पोल पर 1/3 एवं पॉजिटिव पोल पर 2/6 हीट रहती है। तो कौन सा इसमें हमारा राइट आ जाएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव पोल पर 2/3 हीट रहती है एवं नेगेटिव पोल पर 1/3 हीट उपलब्ध रहती है। यानी कि ज्यादा जो हीट रहती है किस पोल पे रहती है, पॉजिटिव पोल पे। ज्यादा हीट किस पे रहती है, पॉजिटिव पोल पे ज्यादा हीट रहती है। यानी कि जिस भी चीज को हम पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे वो चीज जल्दी हीट होगी, जल्दी फ्यूज होगी। अगर हम पॉजिटिव पोल को जॉब से जोड़ेंगे तो जॉब जल्दी गर्म होगा, ठीक है, जल्दी फ्यूज होगा, और इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोड जल्दी पिघल जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन
सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेल्डिंग मशीन का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वेल्डिंग मशीन का साइज, देखिए आपने देखा होगा कि मार्केट में या फिर हम आईटीआई के अंदर भी देखे होंगे या फिर कहीं भी जॉब करते हैं वहां भी देखे होंगे कि मशीनें जो होती हैं 200 एम्पियर की होती है, कोई मशीन 400 एम्पियर की होती है, कोई मशीन जो है 600 एम्पियर वाली होती है। तो ये जो मशीन का जो एम्पियर के अनुसार जो साइज है वो किस आधार पर डिसाइड हुआ है? तो ये जो 200, 300, 600 एम्पियर का जो ये साइज है मशीनों का, ये किस आधार पर है? या ये आउटपुट एम्पियर के आधार पर है, या ये इनपुट एम्पियर के आधार पर है, ये करंट के आधार पर है, या फिर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट एम्पियर के आधार पर। देखिए जो मशीन जितना पावर हमें वेल्डिंग के लिए प्रदान करती है उसी आधार पर वेल्डिंग की मशीनों का साइज होता है। जैसे मान लीजिए 100 एम्पियर की मशीन है, यानी कि वो 100 एम्पियर हमें वेल्डिंग करने के लिए प्रदान करेगी। अगर मान लीजिए कोई मशीन 500 एम्पियर की है तो वो हमें 500 एम्पियर रीडिंग दिखाएगी कि 500 एम्पियर आपको वेल्डिंग करने के लिए करंट प्रोवाइड कर रही है, आउटपुट दे रही है। आगे बात समझ में, तो मशीनों का साइज किस आधार पर डिसाइड होता है? आउटपुट एम्पियर के आधार पर, कि कितना आउटपुट वो आपको दे रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता? बेयर वायर इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है उनको क्या कहते हैं? बेयर वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो बिना कोटेड इलेक्ट्रोड है वो किस प्रकार की मशीन में उपयोग नहीं कर सकते, किस मशीन के साथ उपयोग नहीं कर सकते? तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए, डीसी मशीन के साथ नहीं कर सकते, या एसी मशीन के साथ नहीं कर सकते, या रेक्टिफायर के साथ नहीं कर सकते, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एसी मशीन। एसी मशीन अगर हम उपयोग कर रहे हैं, या ऐसी ट्रांसफार्मर अगर हम वेल्डिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम बेयर इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं कर सकते। उसमें हमें इलेक्ट्रोड जो है कोटेड ही उपयोग करना होगा, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ही उपयोग करना होगा, तभी हम जो है वेल्डिंग कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत क्या है? आर्क वेल्डिंग में जो हीट बनती है वो बनती किसकी वजह से है? आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं। आर्क वेल्डिंग में जो हीट बनाते हैं, आर्क वेल्डिंग में जो हमें हीट मिलती है वेल्डिंग करने के लिए, वो किससे मिलती है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी केमिकल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आर्क जो बनती है वो विद्युत से बनती है। किससे बनती है? विद्युत से बनती है। इसलिए आर्क वेल्डिंग में ताप का जो सोर्स है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न में से क्या होता है? बताइए, एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन और ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? तो इनमें देख लीजिए कि राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए है लो ड्यूटी साइकिल, ऑप्शन बी है हैवी ड्यूटी साइकिल, ऑप्शन सी समान ड्यूटी साइकिल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हैवी ड्यूटी साइकिल। यानी कि वेल्डिंग करने की जो क्षमता है, लोड सहने की जो क्षमता है, वो ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में अधिक होती है। आगे बात समझ में, अधिक लोड पे अगर मशीनें चलती है, ज़्यादा लंबा वर्क जहां चलता है, वहां पे कौन सी मशीन उपयोग होती है? ऑयल कूल्ड। अगर नॉर्मल वर्क चलता है, लाइट वर्क चलता है, तो वहां पर एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भारी काम है, मोटी मोटी प्लेटों को वेल्ड किया जाता है, तो वहां पर ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। और उसमें ड्यूटी साइकिल, यानी कि प्रति 10 मिनट में कितने मिनट जो है मशीन कंटिन्यू पावर दे सकती है, वो होती है ड्यूटी साइकिल। क्या होती है? यानी कि प्रति 10 मिनट में कितने मिनट जो है मशीन कंटिन्यू वेल्डिंग के लिए पावर दे सकती है। तो जो एयर कूल्ड मशीन है उसकी तुलना में ये जो ऑयल कूल्ड मशीन है वो
ज़्यादा देर तक पावर दे सकती है, ज़्यादा इसका जो ड्यूटी साइकिल है ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन का वो ज़्यादा होता है। आगे बात में समझ में, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है? किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो का मतलब होता है आर्क अपने स्थान से भटक जाती है। आर्क जो अपना जो पाथ है, अपना जो डायरेक्शन है उससे विचलित हो जाती है, इधर उधर फड़फड़ाने लगती है या फिर भटक जाती है। तो ये समस्या किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में आ जाती है या आ सकती है? ठीक है, तो इसके लिए चार विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए एसी वेल्डिंग मशीन में, ऑप्शन बी एसी इन्वर्टर टाइप मशीन में, ऑप्शन सी डीसी वेल्डिंग मशीन में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी डीसी वेल्डिंग मशीन में। कौन सी में? डीसी वेल्डिंग मशीन में ये समस्या आ सकती है। आती नहीं है, अधिकतर आती नहीं है, लेकिन आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, अगर कुछ एरर रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आ सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्ट्रेट पोलरिटी में धारा का प्रवाह किस ओर होता है? स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि डीसी पावर की बात कर रहे हैं। अगर वेल्डिंग के लिए हम डीसी पावर उपयोग करते हैं तो वहां पे पोलरिटी हमें उपयोग करनी होती है। तो स्ट्रेट पोलरिटी की बात पूछ रहा है कि स्ट्रेट पोलरिटी में धारा का प्रवाह किस ओर रहता है। देखिए, जो डीसी करंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जो है करंट बहता है, माइनस से प्लस की ओर करंट बहता है। ठीक है, तो स्ट्रेट पोलरिटी में हम क्या करते हैं? स्ट्रेट पोलरिटी में जॉब को जो हम हैं पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? पॉजिटिव पोल के साथ। और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको जोड़ते हैं हम नेगेटिव पोल के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं? नेगेटिव के साथ। तो अब इसमें करंट किस तरफ बहेगा? इलेक्ट्रोड से किस तरफ बहेगा? जॉब की तरफ। इलेक्ट्रोड से जॉब की तरफ। तो इसमें हमारा राइट का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड से जॉब की ओर। स्ट्रेट पोलरिटी में धारा का प्रवाह किस तरफ होता है? इलेक्ट्रोड से जॉब की तरफ। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है लेकिन वो अलग तरीके से आया है। इसमें अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से आया है। कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर सकती है वेल्डिंग के लिए? तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए एसी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी डीसी जनरेटर सेट, ऑप्शन सी इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन और ऑप्शन डी रेक्टिफायर सेट। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी रेक्टिफायर सेट। कौन सा आएगा? रेक्टिफायर सेट। मैंने बताया था रेक्टिफायर सेट एक ऐसी मशीन है जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदल सकती है। तो इसमें एसी को डीसी सप्लाई में बदलने की बात कर रहा है तो मतलब रेक्टिफायर सेट ही इसमें उपयोग आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने कुल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम जैसे इंस्ट्रक्टर भर्ती, इसरो भर्ती और भी बहुत सारे जो भी वेल्डर से रिलेटेड एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अब हमारी अगली सीरीज किस टॉपिक पे होने वाली है। हमारी अगली सीरीज जो है किस टॉपिक पे होने वाली है देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है बहुत ही गजब का चैप्टर होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है वो आने वाली है मेटल्स के ऊपर, धातुओं के ऊपर, यानी कि वेल्डिंग के फील्ड में जो वेरियस टाइप के बहुत सारे हम मेटल्स उपयोग करते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वेल्डिंग की थ्योरी में एमसीक्यू के लिए और एग्जाम के लिए, उन सब को हम हमारी अगली क्वेश्चन आंसर सीरीज में सोल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।